नमस्कार दर्शकों, मैं संजय शर्मा और आप इस वक्त देख रहे हैं प्रॉपर्टी रियल एस्टेट की बात। आपको विदित होगा कि हर रविवार लगातार हम आपको दिखाते आ रहे हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों पर आपकी जो जानकारी है उसको कहीं ना कहीं हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और प्रत्येक रविवार हम अलग अलग लोकेशंस पे जाते हैं, अलग अलग लोकेशंस की बारे में आपको विस्तार से वहाँ की रेट्स, वहाँ क्या किस तरह के फ्लैट्स बन रहे हैं, रेसिडेंशियल कॉमर्शियल्स के बारे में आपको बताते हैं। और हमारा मकसद हमेशा रहा है कि हम खबर समय के माध्यम से दर्शकों की जो भी भ्रांतियां हैं, उनके मन में जो भी प्रश्न है, उनको हम पूरी तरह से जागरूक कर पाए और समझा पाए। आज इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको किसी लोकेशन पर लेकर नहीं जा रहे हैं। इस प्रॉपर्टी रियल एस्टेट की बात में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि रियल एस्टेट जो मार्केट है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है कोरोना का और कितना बदला है रियल एस्टेट का मार्केट और कब से शुरू हुआ था। तो आज इसी संदर्भ में हमारे साथ दो मेहमान हैं। प्रॉपर्टी रियल एस्टेट की बात में हमारे साथ उपस्थित है मेरे साथ हैं अनिल अग्रवाल। नमस्कार अनिल जी, जो कि डायरेक्टर हैं एमएलए ग्रुप ऑफ कंपनीज के। और मैं आपको यह बताने में मुझे हर्ष हो रहा है कि हमारे साथ जो अनिल जी बैठे हुए हैं ये वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपर हम बोल सकते हैं, बिल्डर बोल सकते हैं सिलीगुड़ी के। इनकी शुरुआत हुई थी 1997 से और पहला जो प्रोजेक्ट है इनके अनुसार वह था क्लब टाउन। आपको विदित होगा कि क्लब टाउन जो है वह काफी पुराना और नाम किया हुआ प्रोजेक्ट है यहाँ का और फेमस प्रोजेक्ट है। तो ऐसे ही इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। इनसे हमें यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि फर्स्ट जो इनका एक फ्लैट बना था, रेसिडेंशियल फ्लैट बना था, छोटा एक प्रोजेक्ट, उस समय सिलीगुड़ी में चर्च रोड में फ्लैट की रेट हुआ करती थी 275 रुपए पर स्क्वायर फीट। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसी जगह पर आज जो रेट है वो लगभग 4 से 5 हजार रुपए के आसपास की स्क्वायर फीट की रेट है। तो ऐसे ही बहुत सारी बातें हम जानेंगे कि इस मार्केट में इन्वेस्ट करना या फिर इस मार्केट की रेट्स अभी और बढ़ेगी या घटेगी या घटी है और कितनी समस्याएं आ रही है। इसके लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। मेरे साथ हैं इस वक्त दीपक अग्रवाल जी, जिन्हें रसराज के नाम से जाना जाता है और इनका जो ग्रुप है द्वारिका ग्रुप, और इनकी भी शुरुआत अनिल जी के साथ ही लगभग हुई थी, 1 साल बाद ही हुई थी 1998 में। और इनके द्वारा भी काफी सफल प्रोजेक्ट बनाए गए हैं जिसमें स्पेस टाउन है, क्लब टाउन है, मॉडल टाउन है, पार्क रॉयल है, द्वारिका स्क्वायर है और भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं इन दोनों की। तो इनसे हम यह सवाल जानने की कोशिश करेंगे, इस प्रश्न का हल जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा रहेगा यह मार्केट और कैसा है। तो सबसे पहले मैं अनिल जी से बात करना चाहूंगा। अनिल जी, और उससे पहले मैं भूल गया था, मैं अपने मेहमान से रूबरू होना। दीपक जी नमस्कार। दीपक जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे इन विषयों पर। हम प्रश्न रख रहे हैं सबसे पहले अनिल जी के सामने। अनिल जी, जो 1997 में जब शुरुआत हुई थी, आपने शुरुआत की थी, तो उस वक्त का दौर क्या था, कैसे फ्लैट्स की डिमांड होती थी और कैसा मार्केट था? फ्लैट्स के बारे में कितने जागरूक थे लोग? अपने घरों को लेकर थे या फ्लैट में रहना चाहते थे? उस समय भी लोग फ्लैट में रहना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि अपना घर बनाना ही सबके लिए पॉसिबल है। लोग फ्लैट में रहना ज़्यादा इजी फील करते हैं, इसलिए लोग फ्लैट में जाना पसंद करते थे। शुरू में फ्लैटों में क्या होती थी, कोई एम्यूनिटीज नहीं होती थी। जब हमने 98 स्टार्ट किया था उस समय हमने एम्यूनिटीज के साथ में ही स्टार्ट किया था। उसमें स्विमिंग पूल है, जिम है, कम्युनिटी हॉल है, बच्चों के खेलने की जगह है। 100 फ्लैट्स हैं उसमें, 100 फ्लैट। हाँ। तो क्लब टाउन तो आप दोनों का हम मिश्रित लोग प्रोजेक्ट था, आप भी उसमें शामिल थे। हाँ। तो क्लब टाउन में जैसे बता रहे हैं कि उस समय इम्यूनिटीज शहर में लोग ज्यादा खोजते नहीं थे और बावजूद उसके आप लोगों ने एक ऐसा प्रोजेक्ट लाया था सिलीगुड़ी शहर में जिसमें इम्यूनिटीज थी। तो इसमें उस वक्त कैसे ये ख्याल आया आपको कि ऐसे इम्यूनिटीज वाले प्रोजेक्ट लाए जाए और यहाँ सक्सेस भी कर पाएंगे आप लोग? उस वक्त सेम क्लब टाउन के नाम से कलकत्ता में एक प्रोजेक्ट बना था जो 96 में बना। तो हम लोगों के दिल में ऐसा ख्याल आया कि हम लोग ये काम क्यों नहीं सिलीगुड़ी में कर सकते। तो हमने ये विद ऑल एमिनिटीज ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। तो लोगों के मन में ये सवाल थे कि ये एमिनिटीज हमको ये ब्रोशर में दिखा रहे हैं, ये मिलेगी कि नहीं मिलेगी।
बहुत सारे सवाल थे, लेकिन जब प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ तो वो इतना ज़बरदस्त हिट हुआ, लोगों का विश्वास जागृत हुआ, और आज भी वो शहर का एक वन ऑफ द बेस्ट रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट है। उसके बाद ये हम लोग देख रहे हैं कि लोगों में विश्वास भी जागृत हुआ, और हर आदमी की एक ख्वाहिश हो गई कि वो ऐसे प्रोजेक्ट्स में फ्लैट्स ले। वहाँ तो केवल 100 थे, लोगों की डिमांड बहुत थी, तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट बने हैं जो लोगों ने उसी को कॉपी करके या उससे प्रेरणा लेके बनाए। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट थे, क्लब टाउन जिसमें नाम आ रहा है, उसके बाद अनिल जी के द्वारा बहुत सारे जैसे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट भी बनाए गए। इंटरनेशनल मार्केट है, प्लानेट मॉल है, उसके बाद ये बाजार कोलकाता बिल्डिंग है, रिलायंस ट्रेंड है। ये जो कॉमर्शियल जो प्रोजेक्ट थे, इनमें भी क्या पहल आप लोगों की ही थी या इससे पहले कुछ प्रोजेक्ट जैसे बन चुके थे? सबसे पहले कपिल सेंटर बोल के एक बिल्डिंग है जो बनाया था, जहाँ पर लगभग 600 रुपये स्क्वायर फीट में हमने फ्रंट की कमर्शियल दुकानें बिक्री की। कपिल सेंटर मतलब ये सेवक रोड कपिल सेंटर? हाँ, ये शुरुआत आपकी थी? जिसमें होंडा का शोरूम है, हीरो होंडा का शोरूम है। ये हमारी फर्स्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट। उस समय कॉमर्शियल प्रोजेक्ट को लेकर कैसी मतलब डिमांड कैसी थी, लोगों का रुझान क्या था कॉमर्शियल प्रोजेक्ट को लेकर? इन्वेस्टमेंट के तौर पे या नहीं, लोगों ने, हमने अंडर कंस्ट्रक्शन में लोगों ने शोरूम खोल लिया था। ऐसा नहीं था कि डिमांड नहीं थी, ऊपर तल्लों में डिमांड कम रहती है जो आज भी है, किंतु अब धीरे धीरे लोग ऑफिस वगैरह के लिए ऊपर तल्ले में जाने लगे। और ये जो आज जो रेट्स जिस तरह के मार्केट में चल रहे हैं, कॉमर्शियल बोले या इसको लेकर, अगर रेसिडेंशियल को लेकर अगर हम बात करें, तो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था, मतलब लाइक जिन्होंने परचेज किया था फ्लैट को या फिर कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज को, आज जो लोग इस वक्त इस दौर में हैं, कोरोना के टाइम पर हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना इस वक्त क्या सही है या नहीं? प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना एनी टाइम बढ़िया रहता है, कारण कि प्रॉपर्टी में आप जो लगाते हो कभी भी उसमें डिक्रीज नहीं होता, ऑलवेज इंक्रीजमेंट आता है। कहीं भी आप पैसा लगाते हो प्रॉपर्टी में तो वो पैसा जरूर बढ़ेगा। आप सोच के लगाओ, जगह ठीक देख के लगाओ, अब कहीं दिक्कत कुछ रेट्स गिरी थी इस कोरोना के टाइम में? कोई भी रेट नहीं गिरी, बल्कि डिमांड बढ़ी है। लोगों ने घर में रह के समझा है कि हमारा घर कैसा होना चाहिए, इसलिए लोगों ने अपने लिए अच्छा घर खरीदने के लिए प्रयास किया है, अच्छी सोसाइटी में जाने का प्रयास किया है, जहाँ पर कोई भी तरह की दिक्कत नहीं हो, हर तरह की सुविधा मिल जाए। बच्चे बाहर नहीं निकल सकते तो कम से कम अपने कॉलोनी में तो खेल सकते हैं, अपने हाउसिंग अपार्टमेंट में खेल सकते हैं। इस तरह की सुविधा खोजने लगे हैं। दीपक जी, आपसे मेरा एक प्रश्न है जो मैंने देखा था इकोनॉमिक्स टाइम्स में कुछ दिनों पूर्व ही एक आर्टिकल था, लॉकडाउन के तुरंत बाद ही, कि 2 टायर सिटी 3 टायर सिटी में लगभग गिरावट आई है रियल एस्टेट के मार्केट में। 30-40% के आसपास की गिरावट है। मैं स्पष्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा था आर्टिकल। तो ये कहाँ तक आप लोगों को फील हुआ? देखिए, सिलीगुड़ी एक ऐसा शहर है जिसमें आज तक कभी भी गिरावट नहीं आई रियल एस्टेट में, क्योंकि यहाँ लिमिटेड बिल्डर्स है, लिमिटेड प्रोडक्ट है। आज भी प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा डिमांड है कि उतनी सप्लाई नहीं है। तो यहाँ कोरोना के तुरंत बाद लोगों को ऐसे लगा था कि हो सकता है कुछ रेटें 200-400 रुपये गिरेगी, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं है बिल्डर्स के पास कि वो गिरा सके। जो यहाँ ज़मीनें बहुत महंगी है, ज़मीनें महंगे होने के कारण फ्लैट महंगे हैं, तो वो ज़मीनों में अभी भी तेजी का ही रुख है, कोई मंदी है नहीं, तो बिल्डर्स कोई फ्लैटों को कम दाम में बेच ही नहीं सकता। और जो डिमांड है वो डे बाई डे आफ्टर कोरोना ये कंटिन्यू बढ़ रही है। हम लोग भी कोरोना के तुरंत बाद अपने जितने भी साइट्स थी वो चालू करने में थोड़ा संकोच कर रहे थे कि क्या होगा, लेकिन हमने सारी साइटें चालू की है और आज हम देख रहे हैं कि हमारा निर्णय एकदम सही था, लोगों की डिमांड पूरी आ रही है। तो यहाँ ऐसा मंदी का कोई 1% भी सीन नहीं है। तो कुछ परेशानियां तो हुई होंगी लॉकडाउन के दौर में। आप लोगों को क्या लगा था कि मतलब ये अप डाउन होगा या नहीं होगा? ये देखिए, मन में एक अनिश्चय तो रहता है, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि कोरोना कितना दिन रहेगा, इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो बिल्डर्स है जितने भी, उन्होंने जो जो अपने प्रोजेक्ट शेड्यूल टाइम में पूरा करने के लिए, खाली 3 महीने का पीरियड ऐसा रहा कि काम बंद रहा।
बाकी जून 3 को जो लॉकडाउन विंडो हुआ उस दिन से आज तक हमारा बराबर काम चल रहा है। ये रियल एस्टेट मार्केट का स्टेबल रहना, जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं उससे निकल के निष्कर्ष ये आया कि कहीं ना कहीं स्टेबल है और ग्रोथ में ही है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो सरकार द्वारा ऋण के संबंधित जो सहूलियत दी गई, जो फ्लेक्सिबिलिटी दी गई, कहीं ना कहीं उसका असर तो नहीं है? हाँ, उसका भी असर है। फ्लैटों में तो खास करके उनका असर है। लोग चाहते हैं कि हम भाड़े के फ्लैट में क्यों रहें, हमको कम ऋण में अगर रुपया मिल रहा है बैंक से इजी इंस्टॉलमेंट में, तो हम अपना फ्लैट लें। इसलिए लोग अपने फ्लैट में जा रहे हैं, अपना फ्लैट ले रहे हैं। भाड़ा में है तो भाड़ा छोड़ के अपना खुद का घर लेना चाहते हैं, कुछ अपना घर से लगाते हैं, कुछ इन्वेस्ट बैंक से लेते हैं। इसलिए लोगों की इच्छा है कि हमारा कम से कम एक घर होना चाहिए। तो इस कदम के साथ साथ और क्या कदम सरकार को इस क्षेत्र के लिए उठाने चाहिए? आपको क्या लगता है कि और बेहतर हो सके रियल एस्टेट मार्केट, जो कि रीढ़ की हड्डी है आज के दौर में? अगर हम देखें तो रियल एस्टेट मार्केट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बहुत बड़ा विशाल मार्केट है और इसके भरोसे बहुत सारे मार्केट कनेक्ट है, सब मार्केट कनेक्ट है। क्या स्टेप होना चाहिए जो कि और इस देखिए, रियल एस्टेट में एक बिल्डिंग से 56 तरह की इंडस्ट्री चलती है, 56 तरह की इंडस्ट्री चलती है। और ये एक ऐसा मार्केट है कि जिसमें तुरंत एम्प्लॉयमेंट मिलता है। आप एक फैक्ट्री लगाओगे तो उस फैक्ट्री को लगने में 3 साल लगेंगे, तब उसमें 500 मजदूर काम करेंगे। ये ऐसा है, एक बिल्डिंग चालू होती है, डे 1 से उसमें एक मजदूर होते हैं, जो एक बिल्डिंगों में 1-1 लाख लेबर डे यूज होता है। तो आज जो सबसे अहम सरकार की समस्या है वो तो अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वो रियल इस्टेट से काफी हद तक दूर हो सकती है। सरकार रियल इस्टेट में जो प्रमुख समस्या है, हम लोग देखते हैं कि हमारा सैंक्शन पीरियड बहुत लंबा है, इतने तरह के डिपार्टमेंट है, तो उन सब से हमको क्लियरेंस लेने में 1 से 1.5 साल लग जाता है। अगर सरकार कोई ऐसी व्यवस्था कर दे कि हमको विदिन 2-3 मंथ्स टाइम बाउंडेड हमको सारी परमिशन मिल जाए, तो हम लोग और अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। आप क्या कहेंगे? हमारा डिलीवरी पीरियड भी विदिन शेड्यूल रह जाए। दीपक जी के साथ हूँ। अगर जितनी जल्दी हमारा प्लानिंग पास हो जाती है तो हम उतनी जल्दी डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, उतना जल्दी शहर ज़्यादा डेवलप हो सकता है। हमारा कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसको पास कराने में इन्होंने 1 साल 1.25 साल बोला है, 2 साल भी लग जाता है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है, अगर किसी भी क्लियरेंस का अगर समस्या आती है तो उसमें तो 2 साल चला जाता है हमारा। तो आपके कहने का मतलब, आप दोनों के कहने का मतलब है, जो ये देरी हो रही है, जो विलंब हो रहा है डिलीवरी करने में, इसमें कहीं ना कहीं जो सरकारी अनुमति, जो आपको परमिशंस की आवश्यकता है, उसका मेन मुख्य उसको कारण इससे फ्लैट भी महंगे हो रहे हैं साहब। कारण कि हमारा इन्वेस्टमेंट जो है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट हो जाता है जमीन के ऊपर। इंटरेस्ट का एक बहुत बड़ा बर्डन का पार्ट है। तो उसके कारण जो फ्लैट 4,000 रुपए में बिकता है, उस पर 500 रुपए तो इंटरेस्ट का लोडिंग हो जाता है। तो अगर सरकार की सैंक्शन तुरंत आएगी तो प्रोजेक्ट भी ज्यादा आएंगे, तो एक कंपटीशन रहेगा, प्राइस भी कस्टमर को रीजनेबल मिलेगी। इसमें फायर को लेके भी शायद कुछ, फायर लाइसेंस को लेके, फायर है, एविएशन है, सब चीज का लाइसेंस तो लेना ही पड़ता है ना। हाँ, तो उसमें कोई सिंगल डिपार्टमेंट कोई दोषी नहीं है, हर डिपार्टमेंट में टाइम लग जाता है। तो किसी तरह का सरलीकरण मुझे लगता है कि अभी करने की आवश्यकता है इन सारी चीजों को लेकर। हाँ, तब जाकर कहीं ना कहीं उपभोक्ता तक या जो बायर हैं उन तक समय अनुसार पहुंचेगा। तो और भी कुछ सवाल हैं जो मेरे मन में थे, या मैं यूं कहूं कि दर्शकों के मन के सवाल है कि इस वक्त कौन सी एरिया सिलीगुड़ी के अंदर, आप तो बहुत पुराने बिल्डर्स हैं आप लोग, तो कौन सी एरिया जो इन्वेस्टमेंट के अनुसार जहां फ्लैट लिया जा सकता है? एक जस्ट एक अगर पर्पज भी पूछा जाए। नहीं, इसमें क्या होता है कि जो बायर होते हैं ना, उनकी अपनी पसंद होती है। या सिलीगुड़ी तो इतना बड़ा, अगर देखें कि सिलीगुड़ी इतना बड़ा शहर तो है नहीं। अब कोई सिक्किम से आते हैं तो उनको क्या लगता है कि हमारे सेवक रोड में उनको इजी रहता है फ्लैट लेना। कोई दार्जिलिंग और या फिर आपको बिहार से या इस्लामपुर तरफ के आदमी होते हैं तो उनको माटीगढ़ा तरफ में, उत्तरायण में, उधर अच्छा लगता है फ्लैट लेना। सबका अपना अपना एक अपनी अपनी चॉइस है, चॉइस होती है। मैं इन्वेस्टमेंट पर्पज में बोल रहा था। हर जगह ही इन्वेस्टमेंट पर्पज में अगर हम ग्रोथ की बात करें कि कौन सी एरिया आपको लग रहा है कि इस वक्त ग्रोथ हो रही है ज्यादा? कोई भी बड़ा कॉम्प्लेक्स अगर टाइम पर बनता है तो वहाँ हर समय ग्रोथ रहता है, हर समय ग्रोथ रहता है। अगर कोई अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनता है
तो वहाँ हर समय ग्रोथ रहता है, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं होता है, आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोडक्ट की जब बात करते हैं तो प्रोडक्ट में क्या क्वालिटीज देखकर हमको चूज कर सकते हैं? एक छोटी सी अगर हम कुछ सोचे तो प्रोडक्ट में ऐसा है हम कि आप, तकनीकी चीजों में नहीं जाएंगे, जस्ट एक क्या चीज एक वो तो क्या होता है व्यूअर के कि हिसाब से आप जो दिखाते हो अगर वो बनाते हो तो प्रोडक्ट अच्छा है, वो आपकी गुडविल के ऊपर में डिपेंड। कमिटमेंट आपका सही होना चाहिए, हाँ, जो सही दिख होना रहा है कागजों में वह आपको दिखना चाहिए। हाँ। तो प्रश्न बहुत सारे हैं, आप भी अगर चाहें तो ये कार्यक्रम लाइव है, इसमें आप अपने प्रश्न रख सकते हैं। अगर कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आप चाहें मिस्टर अग्रवाल अनिल जी से या मिस्टर दीपक अग्रवाल जी से अगर पूछना चाहे तो हम बता सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अनुभवी इस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, काफी दिनों से बिल्डर की भूमिका निभा रहे हैं इस शहर में और काफी बड़े बड़े कार्य किए हैं। अनिल जी से तो मेरी जब बातचीत हो रही थी तो मुझे पता चला कि जलपाईगुड़ी में भी इनका एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जो बहुत बड़ा एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है। उसमें लगभग 56 के आसपास फ्लैट, 76 फ्लैट है जो कि 76 हमने फ्लैट का टोटल फ्लैट बेच चुके हैं, एक भी फ्लैट हमारे हाथ में नहीं है, हैं? जो कि एकमात्र हाउसिंग है जो कि प्रॉपर हाउसिंग बनी है जलपाईगुड़ी में। जलपाईगुड़ी में इससे पूर्व शायद कोई हाउसिंग हाउसिंग थी किंतु इतनी बड़ी हाउसिंग और प्रॉपर हाउसिंग नहीं थी जिसमें एमिनिटीज हमने सब दिए, स्विमिंग पूल भी दिया। सिलीगुड़ी की तुलना अगर करें तो जलपाईगुड़ी से तो क्या स्कोप है वहां पर? देखिए जलपाईगुड़ी में क्या है कि सिलीगुड़ी का अलग मार्केट है, सिलीगुड़ी से पूरा हिल्स डिपेंडेबल है, पूरा नेपाल, बिहार, हमारा जो बंगाल से सटा हुआ, नॉर्थ बंगाल से सटा हुआ बिहार है, मालदा से सिलीगुड़ी तक नॉर्थ बंगाल जो आता है, यहाँ सब तरफ से आदमी, हाँ सिक्किम के आदमी आते हैं। जलपाईगुड़ी क्या है कि जलपाईगुड़ी का अपना एक शहर है, पुराना शहर है, उसके वहीं पर रहने वाले ही आदमी वहाँ पर फ्लैट लेते हैं, बाहर के लोग वहाँ जलपाईगुड़ी में बाहर के लोग नहीं आते। तो वहाँ रेट्स भी इसका मतलब थोड़ी कम होंगी यहाँ के मुकाबले? हाँ यहाँ से कुछ कम है। कम होंगे। तो जलपाईगुड़ी फिलहाल मुझे जो पता चला कि दर्शकों में आपको बता दूं कि जलपाईगुड़ी में भी डेवलपमेंट काफी तेजी से हो रहा है, विस्तार हो रहा है, वहाँ भी काफी मार्केट कॉम्प्लेक्स वगैरह भी बने मार्केट कॉम्प्लेक्स बनने शुरू हो गए हैं। यह अवश्य है कि सिलीगुड़ी के मुकाबले में ग्रोथ थोड़ी धीमी है वहाँ की। दीपक जी, फिलहाल आप लोग जैसे अभी डेवलपर का कार्य कर रहे हैं, तो आप इस बार आपका नया कुछ प्रोजेक्ट आ रहा है जो बड़ा कुछ प्रोजेक्ट हो, जो एम्प्लॉयमेंट को भी जोड़ता हो इसमें, ऐसे कोई प्रोजेक्ट है? हमारे सेवक रोड में 3-4 प्रोजेक्ट आने वाले हैं, बर्धमान रोड में आने वाले हैं, SF रोड में आ रहा है, प्रधान नगर में भी आ रहा है। आने वाले समय में हमारे 7-8 प्रोजेक्ट ऐसे आएंगे और उनसे एम्प्लॉयमेंट तो नेचुरली जनरेट होगा ही होगा और लोगों को एक अच्छी क्वालिटी के कॉम्प्लेक्स भी मिलेंगे। तो दीपक जी ने बताया कि अच्छे क्वालिटी के कॉम्प्लेक्स भी मिलेंगे। दीपक जी, और एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि इस वक्त कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स की डिमांड कैसी है, आप लोगों के पास कैसी आ रही है? कॉमर्शियल प्रोजेक्ट की सेवक रोड पे और बर्धमान रोड पे अच्छी, हाँ उन पे बहुत अच्छी डिमांड है। अभी वहाँ पे इतने कोई रनिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है जो उनकी डिमांड को पूरी कर पाए। खासतौर से ईस्टर्न बाईपास पे हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ भी बहुत अच्छी डिमांड है, जो हार्डवेयर टाइप के प्रोडक्ट के लिए, हार्डवेयर हुआ, मोटर पार्ट्स हुआ, टाइल्स का मार्केट है। हमने एक इंटीग्रेटेड मार्केट बनाने की कोशिश की है जिसमें पार्किंग वगैरह सब सुविधाएं हैं, साथ में एक होटल हो। तो आने वाले समय में ईस्टर्न बाईपास भी एक कॉमर्शियल के लिए बहुत अच्छा, ये दूसरा सेवक रोड बन जाएगा। और सेवक रोड का जो अब जो वृद्धि है वहां पर, या सेवक रोड का जो फैलाव है हम कहें तो अब काफी आगे तक बढ़ चुका है। मुझे जो खबर है कि प्रोजेक्ट्स जो है वो अब सालूगोड़ा पार कर कर फाफड़ी की तरफ भी जा रहे हैं। हाँ, तो ये सब जोन क्या रहने के लिए अभी सिक्योर्ड जोन माना जा सकता है? हाँ बिल्कुल, कॉम्प्लेक्स जो भी बनते हैं वो सारे सिक्योर्ड होते हैं, उनमें सारे आजकल सारी एमिनिटीज रहती हैं, कैमरे, सिक्योरिटी सिस्टम। और सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है, यहाँ प्रशासन की तरफ से सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है। ये मैं स्पेशल थैंक्स कहूँगा कि यहाँ सिक्योरिटी को लेके कोई भी एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं। अनिल जी,
बातों का सिलसिला जारी है। तो मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, अनिल जी के बारे में बता देना चाहूंगा कि अनिल जी बहुत पुराने इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। जो डेवलपमेंट का व्यवसाय है या मैं कहूँ कि रियल एस्टेट का मार्केट है, इससे जुड़े हुए हैं। अनिल जी, कुछ ऐसी बातें जो आपको पहले के तुलना में अभी ज्यादा सहूलियत मिली हो या ज्यादा परेशानियां हो रही हो इस रियल एस्टेट के मार्केट में, माने आपके अनुसार जो इस पूरे व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उनको कैसी सहूलियत और मिलनी चाहिए, या मिल रही है या नहीं मिल रही है, ऐसा आपको लगता है? पहले क्या था कि बाजार में बायर कम थे, प्रोडक्ट को आपको बनाना पड़ता था, बनाने के बाद में वेट करना पड़ता था। आज के दिन में अंडर कंस्ट्रक्शन में बायर इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं कि प्रोडक्ट आराम से बिक जाता है, जिससे कि बनाने में कोई कष्ट नहीं होता अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है और जगह पर है। बायर ओवरफ्लो है, मतलब बायर डिमांड, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आप डिमांड है। अभी हमारा जैसे उत्तरायण के अंदर में ओपन बोल के एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है, जिसमें हमने 220 फ्लैट बनाए थे। कोरोना के बाद में जब से दोबारा से मार्केट चालू हुआ है, तब से हमने हमारा जो भी इन्वेंट्री थी सब हमने सोल आउट कर दी है। अभी हमारा सेकंड फेज बन रहा है, हम कुछ ही दिनों में उसको लॉन्च करेंगे, जिसमें लगभग 200 फ्लैट है। क्वालिटी में कितना ध्यान दे रहे हैं आजकल रियल एस्टेट के मार्केट में? जैसे पहले क्या होता था कि लोग एम्यूनिटीज पे ध्यान कम देते थे, मजबूती पे ज्यादा ध्यान देते थे, मुझे जहां तक लग रहा है। और अब दोनों पर ध्यान देते हैं। एम्यूनिटीज सबसे पहले देखते हैं क्या एम्यूनिटीज दे रहे हैं, गाड़ी की पार्किंग कैसी है, पार्किंग प्रॉपर है कि नहीं है, एक फ्लैट के साथ में बड़ा फ्लैट है तो 2 पार्किंग है कि नहीं है, ये सब पहले देख लेते हैं। फ्लैट लेने से पहले अपनी पार्किंग की जगह भी देखना चाहते हैं, और एम्यूनिटीज हम क्या दे रहे हैं, कैसी दे रहे हैं, कितना एरिया का कम्युनिटी हॉल बना रहे हैं, कितना एरिया का जिम बना रहे हैं, स्विमिंग पूल का क्या साइज है, सब देखना चाहते हैं आज के बायर। तो दीपक जी, अब हम धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि आने वाले समय में क्या होगा, सिलीगुड़ी के रियल एस्टेट मार्केट का ग्रोथ कितनी आप अपेक्षित है, आपको कितनी ज्यादा हो सकती है, क्या लगता है? कोरोना काल से हम निकल चुके हैं। प्राइस वाइज पूछना चाह रहे हैं या एरिया वाइज? दोनों वाइज, क्योंकि लगभग इनके बारे में जो मुझे पता चला, लगभग 4 लाख स्क्वायर फीट का इन्होंने अभी तक 40 लाख स्क्वायर फीट का इन्होंने काम कर चुके हैं, ये ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मतलब एक बड़ा अमाउंट का काम इन्होंने कर दिया है, मतलब एक बड़ा स्क्वायर फीट का काम ये अकेले कर चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे बिल्डर्स हैं। तो अगर एरिया वाइज ग्रोथ और रेट्स वाइज ग्रोथ अगर हम सोचे तो क्या है सिलीगुड़ी में आने वाले समय में? देखिए, आने वाले समय में सिलीगुड़ी अगले 10 वर्षों में ऑलमोस्ट अभी जितना है उसका डबल हो जाएगा। मतलब कलकत्ता के बराबर आके खड़ा हो जाएगा कहीं ना कहीं। ये तो इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको अगले 4-5 सालों में सिलीगुड़ी में एक अलग चेंज देखने को मिलेगा कि बड़े शहरों की तरह यहाँ पे 15 तल्ले की पूरी बिल्डिंगें दिखेंगी, मॉल्स दिखेंगे। एक बड़े शहर में जितनी सुविधाएं होनी चाहिए, ये संयोग से सिलीगुड़ी में सारी सुविधाएं, यहाँ मॉल भी है, हिल्स भी है, घूमने को भी जगह है, 5 स्टार होटल भी है। आपको सब सुविधाएं जो आज कलकत्ता या दूसरे बड़े शहरों में है। एयरपोर्ट है हमारे पास, नया टर्मिनल आने जा रहा है, इतनी टाउनशिप आ रही है चारों तरफ, कवाखाली में है, उत्तरायण है, और भी कई टाउनशिप आने वाली है प्राइवेट लोगों की। तो ये जो शहर है ये अगले 10 सालों में जो है उसका डबल हो जाएगा और प्राइस भी डबल हो जाएगा। प्राइस भी डबल हो जाएगा, मतलब सही समय, अगर इसको हम इनकी बातों को ध्यान दें तो सही समय है इन्वेस्टमेंट करने का, ये मुझे लग रहा है। तो मुझे भी इन्वेस्ट करना चाहिए इस हिसाब से। नहीं, बिल्कुल। अभी जिन प्राइस पे सिलीगुड़ी में फ्लैट्स अवेलेबल है, आप गुवाहाटी जाइए, यहाँ से 1.5 दाम है और जमीनों के दाम यहाँ से कम है। तो ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाले, क्योंकि अब क्या हो गया, ये हीरा एक्ट और रेरा लागू होने के बाद बिल्डर्स कम हो गए, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस बढ़ गए। रेस्ट्रिक्शंस बढ़ने से सप्लाई गिरेगी तो क्वालिटी भी बढ़ेगी और प्राइस भी बढ़ेगी। हाँ, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय दीपक जी ने बताया कि रेरा आने के बाद में हीरा, यहाँ शायद हीरा आएगा, तो उसके बाद उसमें रजिस्ट्रेशन करवाने वाले बिल्डर ही सिर्फ मात्र काम कर पाएंगे, क्योंकि उसमें अवधि की सीमा तय होगी, उसमें क्वालिटी होगी, उसमें जो आपने वचन दिए हैं वो आपको पूर्ण करने पड़ेंगे।
कहीं ना कहीं कुल मिलाकर अगर देखें तो उन चीजों को पूरा करने वाले जो सक्षम बिल्डर हैं वही सिर्फ मार्केट में एक अपना रोल प्ले कर पाएंगे, अदरवाइज जो लोग हैं उन्हें हट जाना पड़ेगा इस मार्केट से। तो इसमें जब अनिल जी एक बातचीत हो रही थी तब मुझे पता चला कि इन्होंने बताया कि हाई राइज बिल्डिंग आने शुरू हो रहे हैं, धीरे धीरे देखा जा रहा है। तो यहाँ इसको इस क्षेत्र में जैसे भूकंप का थोड़ा एक भय बना रहता है, यहाँ हाई राइज बिल्डिंग को लेकर मन में एक शंका तो रहती है लोगों की, तो क्या रेट्स वगैरह ठीक मिलेंगे? ऐसा है कि 2011 के बाद में सिलीगुड़ी में कई एक बार भूकंप आ चुके हैं, जो कि इनको जो उनको सेक्टर 5 में काउंटिंग करते हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी हो गई है। पहले जो स्टील लगता था कंस्ट्रक्शन में, उससे डेढ़ा स्टील लगने लगा है। इंजीनियर लोग भी उसी हिसाब से यहाँ का सेक्टर 5 पकड़ के डिजाइन करते हैं। तो भूकंप से बड़ी बिल्डिंगों को कोई डर नहीं है, बल्कि छोटी बिल्डिंगों को डर नहीं। लोगों का इंटरेस्ट है, मतलब आप लोग जब बात करते हैं हाई राइज बिल्डिंग के बारे में तो लोग क्या रुझान दिखाते हैं अपना कि हम अपना रुचि दिखाते हैं कि हम लेंगे। अगर 15 तल्ले की या 17 तल्ले की बिल्डिंग बनती है तो लोग जो भी फ्लैट लेने आते हैं वो 8 तल्ले से ऊपर ही जाना पसंद करते हैं, नीचे रहना कम पसंद करते हैं। यहाँ सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप सिलीगुड़ी में अगर 5 तल्ला से ऊपर जाते हैं तो आपको कंचनजंगा का व्यू, दार्जिलिंग का व्यू, सिक्किम का व्यू मिलता है। हर आदमी ऊपर के तल्ले पे ज्यादा पसंद करता है, माने पोल्यूशन फ्री है। पोल्यूशन फ्री। तो इसमें रेट्स का भी डिफरेंस जैसे कलकत्ता में अभी, रहेगा। अभी सिलीगुड़ी में एस्केलेशन प्राइस नहीं है, जबकि बड़े शहरों में है। लेकिन मेरे को लगता है ये जल्दी लागू हो जाएगी क्योंकि डिमांड ऊपर के तल्लों की ज्यादा आ रही है। तो अभी फिलहाल कौन सा हाई राइज प्रोजेक्ट आपको लगता है कि आने वाला है सिलीगुड़ी में? है हाई राइज तो जैसे हमारा जैसे ऊपर बन रहा है, ये हमारा 11 तल्ले की बिल्डिंग है। अभी हम एक सेवक रोड में हमारा प्रोजेक्ट आएगा लगभग 13 लाख स्क्वायर फीट का, जिसमें हम 13 तल्ला की बिल्डिंग बना रहे हैं। तो दर्शकों, हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और अब समय लगभग 2-3 मिनट शेष बचा है। मैं एक ही बात अपनी तरफ से कहना चाहूँगा और फिर दोनों से एक बार बातचीत करेंगे हम कि कुल मिलाकर जो बातचीत हुई इससे कहीं ना कहीं यह तो लग रहा है हमें, आपको भी समझ में आया होगा कि यह जो रियल एस्टेट का जो मार्केट है यह पकड़ बनाए हुए हैं और ग्रोथ की तरफ ही जा रहा है। दोनों मजे हुए और अनुभवी बिल्डर्स हैं हमारे साथ बैठे हुए, ये हमारी बातें नहीं है, ये इनके अनुभव के अनुसार हम कह रहे हैं कि ग्रोथ है। जैसा 800 रुपए का जो एक समय में एक फ्लैट था बिका करता था क्लब टाउन में, आज उसकी रेट लगभग 4-5 हजार रुपया स्क्वायर फीट की आ रही है। तो कल्पना कर सकते हैं कि इन 20 सालों में ग्रोथ कहां तक पहुंची है। और अंदाजन मुझे लगता है दीपक जी 300% की ग्रोथ रहती होगी, 200-300% की ग्रोथ। हर 4 से 5 साल में प्राइस डबल हो जाए, इसमें गिरने की कोई आसार है ही नहीं। कैसे गिरेगी? तो रियल एस्टेट जो है, जो अचल संपत्ति है, इसका प्राइस कभी गिरता नहीं है। यह एक बड़ा फैक्ट है जो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। अप डाउन की जो संभावनाओं पर हम सोच रहे थे, गहराई से चिंतन करने की कोशिश कर रहे थे कि अप डाउन की संभावनाएं हैं या नहीं है। जिन लोगों ने फ्लैट बुक किए हैं उनकी क्या परिस्थिति होगी, उन्हें डिलीवरी कैसे मिलेगी, ये सब जो चीजें हैं यह हीरा प्रोजेक्ट आने के बाद, हीरा में रजिस्टर्ड करवाने के बाद बिल्डर्स की एक उत्तरदायित्व बनेगा और उन्हें आपको जल्द से जल्द डिलीवर करना उनकी एक ड्यूटी होगी। अदरवाइज उसमें फाइन भी शायद है, फाइन का कुछ प्रोसेस होगा। तो आप लोग क्या कहना चाहोगे दर्शकों से, अगर रूबरू होकर हम आपको कहें कि रियल एस्टेट के बारे में कुछ अनुभव जो आपके हैं कि आप कहना चाहें कि हाँ आप इन्वेस्ट करो या फिर आप ले सकते हैं, तो कौन सी अवधि तक और कब तक लेना सही होगा? देखिए, कोरोना पीरियड के बाद कोरोना में लोगों ने यह महसूस किया कि उसका अपना घर सबसे बढ़िया संपत्ति है। उसका अगर जिसका अपना दुकान था वो आदमी निश्चिंत था, जिसका किराए पे था उसको ये चिंता थी कि मैं किराया कैसे दूंगा, जिसका किराए का फ्लैट था उसको ये चिंता थी कि मेरे कमाई नहीं हो रही, मैं अब ये फ्लैट की किराया कैसे दूं। तो जिसका इन्वेस्टमेंट फ्लैट या दुकान में था वो आदमी मेरी समझ में इस लॉकडाउन पीरियड में सबसे निश्चिंत होकर बैठा कि मेरे और कोई दूसरी लागत नहीं है। रियल एस्टेट में अगर अच्छे कॉम्प्लेक्स, अच्छी बिल्डिंगों में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो निश्चित तौर पे 8 से 10% एनुअल ग्रोथ रहती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। तो मेरी समझ में लोगों को, देखिए, दूसरा जो भी इन्वेस्टमेंट है, चाहे शेयर है चाहे सोना है, सब में अपनी एक दूसरी तरह की रिस्क है।
रियल एस्टेट ही एक ऐसा है जो कोई दूसरा उठा के नहीं ले जा सकता। अचल संपत्ति है। हाँ, और अभी सरकार एक और नया कानून लाने जा रही है, मॉडल रेंट एक्ट, घरेलू। तो जो लोग बाग एक फ्लैट से ज्यादा लेके किराए पे लगा के कुछ इनकम करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये डर रहता है कि मेरा फ्लैट बाद में खाली होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए सरकार एक कानून लाने वाली है बहुत जल्द। तो उससे उसको वो एक खाली होने का जो डर, नहीं होने का जो डर है, वो खत्म हो जाए। तो उससे इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट और बढ़े। इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगा बता रहे हैं दीपक जी। और दीपक जी का जो अनुभव है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे कुछ काम आ सकता है। और मेरे तो पर्सनली अगर कहूँ तो मेरे भी काम आ सकता है, क्योंकि मैं भी इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा सोच रहा हूँ। मेरी रुचि बढ़ रही है इस और बात करते करते। तो अनिल जी, इसमें एक प्रश्न है जो आपके लिए भी होगा कि बायर्स को इस वक्त बेस्ट क्या रेट में माने मिल सकता है, और माने उनको किस अवधि तक, जो ये कोरोना पीरियड जो जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड चला गया, कोरोना का पीरियड चला है, इस वक्त कब तक उनको खरीद लेना चाहिए या फ्लैट को बुक करना चाहिए, जो कि उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा और बाद में जाकर उसकी रेट में ग्रोथ आएगी। उछाल कब तक आने का अंदाजा है? देखिए, ये मार्केट बोलना पड़ा था ये मेरे आपका लिए। अनुभव मैं कह रहा हूँ, अनुभव इसमें कोई ये स्टडी ग्रोथ है सर, ये स्टडी ग्रोथ। ये ग्रोथ रेगुलर इंटरवल पे Regular चलता growth। रहेगा। हाँ, डिमांड बढ़ती जा रही है। फ्लैट हर आदमी आज के दिन में चाहता है कि मेरा अपना घर, ये तो हम देख रहे हैं। जो भी हमारे यहाँ पर, जैसे सपोज कीजिए कहीं भी कोई फ्लैट एक कॉम्प्लेक्स में लेके भाड़े पर है, अगर वहाँ पर बगल में कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो सबसे पहले वही कस्टमर बनता है वहाँ, कारण कि वो सबसे पहले अपना घर चाहिए। तो वहाँ पर वो रेट नहीं देखता है, उसको फ्लैट अगर क्वालिटी मिल जाती है तो वो जरूर वहीं पर परचेज करता है। तो दर्शकों की जानकारी के लिए और एक चीज मैं बता देना चाहूंगा कि कल ही मुझे पता चला था कि एक ऐप गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। उस ऐप का नाम मैं बता दूं, मैंने भी कल उस ऐप को डाउनलोड किया है। ये है जोमीर तथ्य बोल के एक ऐप है, जो सरकार द्वारा जारी किया गया है। कल गूगल ऐप में मैंने इसके बारे में जाना और मैंने भी डाउनलोड किया। इस ऐप के माध्यम से अगर आप चाहें तो अपनी जमीन के बारे में, यह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया के लिए नहीं है, यह आपको अर्बन एरिया, जो आपको ग्रामीण क्षेत्र है या जो पंचायत एरिया है, उनकी भूमि के लिए आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस ऐप के माध्यम से, अपना खतियान नंबर और ये डाल के। ये छोटी सी एक जानकारी थी जो हमने आपके साथ साझा की। और भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो हम लगातार आपके साथ इस तरह के कार्यक्रम को लेकर आते रहेंगे। फिर अगले रविवार हम आपको रियल एस्टेट की बात प्रॉपर्टी में मिलाएंगे, किसी अन्य लोकेशन पर लेकर जाएंगे और न्यूज के साथ हम दोबारा इसको पेश करेंगे। तब तक मैं दोबारा हमारे दोनों मेहमानों से रूबरू होऊंगा और जानना चाहूंगा कि हमारा जो ये शो है, जो लगातार हम चलाते जा रहे हैं, लगभग 8 एपिसोड हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज ये विशेष एपिसोड है। आपको कैसा लग रहा है? इस शो से कितना फायदा होगा रियल एस्टेट मार्केट में? देखिए, इस शो से सबसे बड़ा बात ये होगा कि सब जो कस्टमर है उनको अपना फीडबैक कहीं से भी कलेक्ट करने में इजी होगा, जानकारी मिलेगी कहाँ पर क्या बन रहा है। हाँ, जिससे कि उनको जिस एरिया में फ्लैट चाहिए उस एरिया में फ्लैट ले सकते हैं, जिस एरिया में दुकान चाहिए दुकान ले सकते हैं। तो उनको घर बैठे सारी खबर मिल जाएगी, आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। दीपक जी, आपकी भी इसमें प्रतिक्रिया चाहूंगा इस कार्यक्रम के बाद। इस कार्यक्रम के थ्रू हमको सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो बिल्डर्स की क्वालिटी के बारे में, जो अच्छे बिल्डर हैं, सही जगह हैं, जिनकी पुराने डिलीवरी वगैरह समय से हुई है, उन्हीं से वो फ्लैट वगैरह खरीदें तो ज़्यादा बेहतर है कि उनका जो निवेश है वो सुरक्षित रहे। ऐसे पिछले 20 साल में हमारे सिलीगुड़ी में कभी भी कोई ऐसा कोई गलत काम नहीं हुआ है कि किसी ने बुक किया हो उसको फ्लैट नहीं मिला हो। कोई एक आधे इंसिडेंट हुए हो तो पता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ के लोकल आदमी डेवलपर हैं। और ये एक बढ़िया बात है कि सबके आपस में कोऑर्डिनेशन। हमारा इन्वेस्टमेंट कितना काम आ सकता है, दर्शकों और बिल्डर के बीच में कितना एक सार्थक रोल निभा पाए? नहीं, ये तो देखिए, आप जो प्रोजेक्ट वगैरह की जानकारी देते हैं उनसे उनको घर बैठे, आज कोई आदमी बिहार कटिहार में रहता है या कोई सिक्किम में रहता है,
तो वो आपके चैनल के थ्रू वो जान सकता है कि कहाँ पे क्या बनने वाला है, और वो उसकी क्वेरी करके अपने डिमांड को पूरी कर सकता है। तो हमारे दोनों गेस्ट लगातार हमारे साथ बने हुए थे और लगभग ये आधे घंटे से ज़्यादा का एक लाइव चर्चा हुई, जिसमें हमारे साथ आज शामिल थे इस चर्चा में अनिल जी, जो कि एमएलए ग्रुप ऑफ कंपनीज से बिलोंग करते हैं, और दूसरे हमारे गेस्ट थे दीपक अग्रवाल, जो रसराज के नाम से फेमस है, द्वारिका ग्रुप ऑफ कंपनीज इनकी है। और इन दोनों के द्वारा लगभग सिलीगुड़ी शहर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए गए, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट हो चाहे वह रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट हो, जो जिनके बारे में आपको पता भी है। आप इनको आज पहली बार हो सकता है पर्दे पे देख रहे हो। अनिल जी तो शायद इस पूरे रियल एस्टेट मार्केट के, अगर आमिर खान कहें तो सही होगा, क्योंकि कभी पर्दे पर नहीं आते हैं, कभी कोई अवार्ड फंक्शन में नहीं जाते हैं, मगर ये आज पहली बार हमने इनको बुलाया और ये आए, तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे अनिल जी आपका। बहुत बहुत आभारी हैं कि आप जैसे पुराने बिल्डर्स जो काफी सालों से, लगभग 23 वर्षों से भी ज्यादा की अवधि से काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र के बारे में काफी नॉलेज भी रखते हैं। तो इनके द्वारा जो बनाया गया जो प्रोजेक्ट है, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं इंटरनेशनल मार्केट, तो आपको पता चल जाएगा कि वो अनिल जी का प्रोजेक्ट है, जो कि एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट। रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट की बात करूं तो क्लब टाउन के बारे में आप जानते होंगे, प्लस मेट्रो हाइट्स, उसके बाद नॉर्थ सिटी। तो ऐसे काफी प्रोजेक्ट है जिनका नाम लेते ही आपके जहन में अनिल जी का नाम आ जाएगा इसके बाद से। इससे पहले हो सकता है आपको अनिल जी के बारे में नहीं पता हो, लेकिन इनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में पता हो, लेकिन अब पता चलेगा और आप आश्वस्त होकर इनके अनुभव को अपने इसमें इन्वेस्टमेंट में या फिर खरीद में, जो भी आप करना चाहते हो, ला सकते हैं। यह हमारा कहना नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सोचते हैं। और दीपक जी की का भी अनुभव काफी पुराना है, लगभग 22-23 साल का इनका अनुभव है इस क्षेत्र में, और आज के दौर में इन दोनों का जो कार्य है, ये कहा जा सकता है कि काफी स्पीड में ये आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी स्पीड में चलते हुए ट्रेन में हम भी सफर करने आ गए, और हमने जानने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं इनके साथ जो वक्त बीता आधे घंटे का, उसमें हमने बहुत हद तक कोशिश की कि अंदरूनी बातों को इस मार्केट में इन्वेस्ट के लिए, या इस मार्केट की ग्रोथ के बारे में, कोरोना काल में कैसा रहा यह मार्केट और आने वाले समय में कैसा रहेगा, कितनी ग्रोथ होने की संभावना है, इन सब बातों पर विशेष रूप में बातचीत की और चर्चा की। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम सफल हो पाए हैं। यह बाकी तो आप दर्शकों पर डिपेंड करता है, और आप अपना प्यार यूं ही इस प्रॉपर्टी शो को बनाए रखें, क्योंकि यह एकमात्र प्रॉपर्टी शो है जो पूरे उत्तर बंगाल में खबर समय और जीएफएस रियल्टर द्वारा चलाया जा रहा है। और हर रविवार 12 बजे हम इसमें उपस्थित होते हैं, अलग अलग लोकेशन खबरों के साथ ही इसमें खबरें रहती हैं कि रियल एस्टेट के मार्केट में क्लासिफाइड क्या है, यहाँ उपलब्धता कैसी है, कौन से नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कौन से डेवलपर नए आए हैं मार्केट में, वो सारी बातें सिर्फ मात्र खबर समय पर आपको मिलती है 12 बजे। तो देखना ना भूले हर रविवार प्रॉपर्टी रियल एस्टेट की बात, जिसके प्रायोजक हैं जीएफएस रियल्टर और खबर समय। तो आपसे विदा लेते हैं, और बहुत बहुत आभारी आपका कि जो आपने इतना समय दिया, अनिल जी आपसे भी और दीपक जी आपसे भी। तो आप यूं ही देखते रहिए हर समय खबर समय। धन्यवाद।